योग के नाम पर मायाचार भाग 5। ऐसा योगी जिसके पेशाब से दिए जलते थे। सिंध प्रांत में शिकारपुर के पास एक ऐसे योगी की चर्चा सुनी जिसके पेशाब से दिए जलते थे। हिंदी भाषा में पेशाब से दिए जलाना एक कहावत है जिसका प्रयोग तेजस्विता प्रदर्शन के लिए होता है। जैसे किसी आदमी का आतंक चारों ओर छाया हुआ हो, उसका आदेश मानने के लिए बड़े बड़ों को विवश होना पड़ता हो, तो उस आदमी के लिए कहा जाएगा कि उसके पेशाब से दिए जलते हैं। इस कहावत को चरितार्थ करके अपनी तेजस्विता और योग साधना की सफलता प्रकट करने के लिए वे योगी जी पेशाब से दिए जलाते थे। उनके शिष्यों का कहना था कि वे दिन भर में केवल एक बार पेशाब करते हैं और जब करते हैं तब घी ही निकलता है। उनके पेशाब करने का समय शाम को 5 बजे था। उस समय सैकड़ों दर्शक इस आश्चर्य को अपनी आंखों से देखने के लिए एकत्रित होते थे। कराची में मुझे ये पता लगा था। मैं वहाँ से शिकारपुर के लिए चल दिया। वहाँ से ढूंढते ढूंढते उन योगी राज के पास जा पहुँचा। शाम को 4 बजे पहुँचा था। 1 घंटे बाद ही पेशाब करने की बेला आ गई। अपने कमरे में से महात्मा जी निकले। उनके आते ही कीर्तन आरंभ हो गया और तुरंत ही पेशाब करने की तैयारियां होने लगी। जिधर को मुंह किए बैठे थे उधर को योगी जी ने पीठ कर ली और दर्शकों में से जिसे आज्ञा प्राप्त हो चुकी थी वह एक चांदी का कटोरा हाथ में लेकर महात्मा जी के सामने पहुंचा और कटोरे को आगे कर दिया। योगी जी उस कटोरे में पेशाब करने लगे। जब कर चुके तो वह कटोरा दर्शकों के सामने लाया गया। देखने में वह पिघले हुए शुद्ध घी की तरह था। जाड़े के दिन थे। थोड़ी देर में ही ठंडी हवा लगते ही वह जमने लगा। अब योगी राज के सिंहासन के पास जो 10-10 बड़े बड़े पीतल के दीपटों पर सजाए हुए रखे थे उनमें ये घी डाला गया और बत्तियां डालकर दीपक जला दिए गए। सब लोग जय जयकार कर उठे। शंख, घड़ियाल, तुरही, नगाड़े आदि बजने लगे। कटोरे में बचा हुआ घी प्रसाद की तरह उंगली की नोक पर लिया, देखा, सूंघा, परीक्षा करके सराहना की और आंखों में लगाया। जितने भी दर्शक थे सबको पूरा पक्का विश्वास हो गया कि योगी राज पहुँचे हुए हैं। उनकी आत्मा दिव्य है, शरीर दिव्य है और मलमूत्र तक दिव्य है। इस दिव्यता के कारण उन्हें जनता का धन और सम्मान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता था। अनेकों प्रपंचों में से पार निकलने के कारण मेरा मन बहुत संशयग्रस्त था। सोचता था कि कटोरे में या तो कोई पर्दा होगा या पेशाब को किसी प्रकार पलटकर घी डाल दिया जाता होगा। पर जब आंखों से देखा वहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि योगी जी नंगे बदन रहते थे। कमरे में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था। भरी सभा में पीठ फेर कर उसने पेशाब किया था। चांदी का कटोरा सैकड़ों हाथों से होकर गुजरा था। कहीं किसी बात में कोई रहस्य मालूम ना पड़ता था। यह सचमुच आश्चर्यजनक बात थी। मनुष्य का मूत्र विशुद्ध घृत जैसा हो, यह वास्तव में बड़े अचंभा की बात थी। पूर्ण सत्यता को जानने के लिए मैंने वहाँ अड्डा डालकर रहने का निश्चय किया। दर्शकों के चले जाने के बाद मैं योगी जी से मिला। योग मार्ग में मेरी रुचि, ऊंची विद्या, आकर्षक व्यक्तित्व, मृदुल स्वभाव, इन सब बातों का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला। ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखने में, उन्हें शिष्य बना लेने में साधु लोग अपना बड़ा भला देखते हैं। उनकी इस कमजोरी को भली भांति जानता था, इसलिए अपना परिचय और भावी कार्यक्रम उन्हें इस प्रकार बताया गया जिससे उनकी कृपा सहज ही मुझे प्राप्त हो गई। जिस कमरे में महात्मा जी रहते थे उसके पीछे वाले कमरे में मुझे रहने की जगह दे दी गई। मैं सुखपूर्वक रहने लगा। सत्यता की जांच किस प्रकार हो
ऐसे उपाय मैं खोजने लगा। जहाँ पेशाब किया जाता था वहाँ कोई चालबाजी न होती थी, यह मैंने 2 रोज में सब प्रकार जांच लिया था। एक दिन हाथ में कटोरा लेकर मैंने स्वयं पेशाब कराया। मूत्रेंद्रिय से घी निकलते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। यदि कोई गड़बड़ होती होगी तो वह उनके रहने के कमरे में ही होती होगी। ऐसा विचार करके मैं ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा सके। हर वक्त द्वारपाल रहता था। बिना आज्ञा के किसी को उनके पास जाने की आज्ञा नहीं थी। कमरे में कोई अन्य दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। किस प्रकार सफलता मिले इस ढूंढ खोज में मैंने योगी के कमरे के चारों ओर बड़े ध्यानपूर्वक कई चक्कर लगाए कि कोई मार्ग ऐसा मिले जिससे होकर कमरे की भीतरी बातें दिखाई दे सकें। ऐसा कोई छिद्र दिखाई ना पड़ा। अब मैं अपने कमरे की छत पर चढ़ा और दूसरे कमरे के लिए छिद्र ढूंढने लगा। सौभाग्यवश छत के नीचे एक छोटा रोशनदान मिला। खड़े होकर उसमें से योगी जी वाले कमरे का आधा भाग देखा जा सकता था। इस छिद्र में आंख लगाकर पेशाब करने के 2 घंटे पूर्व खड़ा हो गया और देखने लगा कि योगी जी कोई विशेष क्रिया तो नहीं करते। जब 5 बजने में 15 मिनट बाकी रहे तो उन्होंने बोतल में रखी हुई एक पतली चीज़ निकाली, उसे कटोरी में उड़ेला और मूत्रेंद्रिय को उसमें डुबो दिया। उन्होंने 4-5 लंबे लंबे सांस खींचे और कटोरी खाली हो गई। कटोरी को एक ओर रखकर उन्होंने मूत्रेंद्रिय को कुछ ऐंठ कर गांठ सी बनाई और ऊपर से लंगोट कसकर बांध लिया। इस क्रिया को करने के बाद वे दर्शकों के समक्ष चले गए। मैं भी चुपचाप छत पर से उतरकर उसी भक्त मंडली में एक और जा बैठा। नित्य का क्रम यथावत चलने लगा। अब घृत मूतने की दिव्य शक्ति का सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। हठ योगी आमतौर से बजरौली क्रिया करते हैं। मूत्र मार्ग से जल ऊपर खींचना और फिर उसे निकाल देना बजरौली क्रिया कहलाती है। यह कुछ भी कठिन नहीं है। हठ योग के अनेकों साधकों को हमने यह करते देखा है। थोड़े ही दिनों के प्रयत्न के अभ्यास से ये हो जाता है। इसी क्रिया का अभ्यास इन योगी जी ने कर रखा था। वे पानी की जगह पर मूत्रेंद्रिय से घी चढ़ा लेते थे। इंद्रिय को ऐंठकर गांठ सी बनाने और ऊपर से लंगोट कसने का प्रयोजन यह था कि चढ़ाया हुआ घी फैलने ना पाए। पेशाब से निवृत्त होकर घी चढ़ाया जाता है जिससे कि कहीं घी और पेशाब मिल न जाए। रहस्य मालूम हो गया था तो भी उसकी एक बार पुष्टि करने की आवश्यकता थी। दूसरे दिन जब वे योगी जी 5 बजे जनता के सामने आए तो मैं अवसर पाकर उनके कमरे में चुपके से घुस गया और उस घी की भरी बोतल को अलमारी में से निकाल लाया। अलमारी ज्यों की त्यों बंद कर दी। दूसरे दिन नियत समय पर जबकि महात्मा जी के आने की तैयारी हो रही थी, अचानक संदेश आया कि योगी जी समाधि मग्न हो गए हैं। वे आज दर्शन नहीं देंगे। मैं समझ गया कि यह समाधि और कुछ नहीं, घी की बोतल ठीक समय पर ना मिलने और उसकी दूसरी व्यवस्था तुरंत ही ना हो सकने की समाधि है। जानकारी पूरी हो गई है। दूसरे दिन खिन्न चित्त उदास चेहरा लेकर मैं वहाँ से चल दिया। अखंड ज्योति, फरवरी 1947, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15।